आज नेक्स्ट वीडियो में अपने देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वीडियो हैं इनको आप लगातार और पूरा देखेंगे तभी आपको कुछ फ़ायदा हो पाएगा। मैं आपके साथ आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आप ये पूरी वीडियो मेरी प्रीएम्बल से देखेंगे तो आपकी हर परीक्षा में 1-2% बिल्कुल 2% सही होंगे। प्रस्तावना से आने वाला कोई भी प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, आपको विश्वास दिला सकता हूँ। आप पूरी वीडियो मेरी ये तीनों देखें। प्रस्तावना से आने वाले सारे प्रश्नों को मैंने लास्ट की वीडियो में लिया है और ये जो प्रीएम्बल का बेसिक कंसेप्ट है, जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं बीए सेकेंड ईयर के, उनका निश्चित रूप से आज 15 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज तक कोई ऐसा वर्ष नहीं गया है जिसमें प्रीएम्बल से 15 नंबर का क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो आपको याद रखना है, यहाँ से आपका 101% 101% 15 नंबर का क्वेश्चन अपने बीए सेकेंड ईयर के बच्चों का और कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करने वालों के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से डेफिनेटली आएंगे और दोनों के दोनों में कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा सार्थक कि आपके सही हों। तो यहाँ से अगला प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ ये बीए सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए बनेगा कि जो अपने प्रस्तावना है उसको वर्णित करना है 500 शब्दों में, तो उसमें या शॉर्ट नोट में पूछेगा 50 शब्दों में। तो वहाँ भारत का स्वरूप कैसा है, तो भारत का स्वरूप है वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये 5 शब्द हैं, यानी सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। एक एक शब्द पे अपने को जाना है, एक एक शब्द पे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है। फिर उसके बाद इसको हम समाजवादी, सोशलिस्ट कैसे कह सकते हैं, सेकुलर कैसे कह सकते हैं, लोकतांत्रिक कैसे कह सकते हैं, गणराज्य कैसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें तो यहाँ छोटी सी एक बात मैंने हाईलाइट की है। सोशलिस्ट शब्द है वो केवल और केवल प्रस्तावना में ही वर्णित हुआ है डीपीएसपी में। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 38 है, वहाँ भी समाजवादी शब्द लिया गया है, लेकिन वो जो शब्द है वो हमने 44वें संविधान संशोधन में लिया है और ये जो शब्द है समाजवादी शब्द ये हमने लिया है 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, अगर हम मौलिक रूप से बात करें तो हमारे मौलिक संविधान में समाजवादी शब्द नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई समाजवादी शब्द हमारे संविधान में वर्णित नहीं था। पहली बार हमने कब लिया, 42वें संविधान संशोधन में, और दूसरी बार 2 ही जगह आपको मिलेगा, पहला प्रस्तावना में और दूसरा आपको मिलेगा आर्टिकल 38(2) में। ठीक है, सब क्लोज 2 में। और समाजवादी शब्द जो प्रस्तावना में है उसकी पूर्ति कहाँ होती है, हमारे डीपीएसपी में। डीपीएसपी का अर्थ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारा संविधान है उसके दर्शन कहाँ है, प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में जो उद्देश्य हैं, जो दर्शन हैं, जो हमारा दर्शन होते हैं वो कहाँ पूरे होते हैं, वो 3 जगह पूरे होते हैं। फंडामेंटल राइट्स में, एफआर में, एफडी यानी अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, और सबसे ज़्यादा होते हैं डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अब यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवरेन शब्द का अर्थ यह है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, सोवरेन की मैंने बहुत सुंदर परिभाषा देने का प्रयास किया है। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी देश का अधीन भाग है, यानी डोमिनियन स्टेट है। जैसे कि पाकिस्तान में आपको बता दूं 1956 तक इंग्लैंड का डोमिनियन स्टेट रहा है, जबकि आज़ादी उसको 1947 में हमारे साथ ही मिली थी। हम हो सकता है इस शब्द का एक विपरीत अर्थ पूछ ले आपको कि भारतीय संप्रभुता पर प्रतिबंध लगाने वाला या भारतीय संप्रभुता के विपरीत कौन सा लक्षण है भारतीय संविधान का या हमारे देश का या हमारी विदेश नीति का, तो वो मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न पूछा गया एक बार। पहली बात, संप्रभुता किस में निहित है, तो संप्रभुता हमारी जनता में निहित है। संप्रभुता किससे प्रकट होती है, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति से प्रकट होती है। 2 अलग अलग प्रश्न हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। संप्रभुता किसमें निहित है, अंतिम रूप से अभी प्रश्न पूछा है जो पीएचडी का एग्जाम हुआ है उदयपुर यूनिवर्सिटी का। संप्रभुता किसमें निहित है, जनता में।
अगर जनता शब्द ना लिखा हो वहां तो संप्रभुता किस में निहित है? संविधान में। संप्रभुता किसके द्वारा ये संप्रभुता है? ये शब्द जो है हमारा किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हमारी विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। जब हम हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो हम किसी को पूछ के नहीं बनाते हैं, स्वतंत्र रूप से बनाते हैं। यानी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज रिप्रेजेंट आवर सॉवरेनिटी। हम घरेलू मामलों में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता शब्द है वो हमारी विदेश नीति से भी जुड़ा हुआ है। और हमारी विदेश नीति किस आर्टिकल से जुड़ी है? 51 कैसे जुड़ी है? तो एक प्रकार से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द हमारे मौलिक कर्तव्यों से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ संप्रभुता का अर्थ मैंने बताया कि भारत है वो अपने स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए आज स्वतंत्र है, आज़ाद है, किसी पर निर्भर नहीं है, विदेशी शक्ति या सत्ता के अधीन नहीं है। लेकिन राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ नेशन की जो सदस्यता है वो कहीं ना कहीं हमारी संप्रभुता के विरुद्ध है। क्योंकि कॉमनवेल्थ स्टेट होते हैं उनका जो हेड होता है वो कौन होती है? ब्रिटेन की महारानी। तो यहाँ प्रश्न नेट में पूछा गया है संप्रभुता के विपरीत लक्षण कौन सा है? कॉमनवेल्थ की सदस्यता। दूसरा, समाजवादी। समाजवादी शब्द मौलिक रूप से प्रस्तावना में नहीं था। पहली बार हमने कब जोड़ा? हमने जोड़ा 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। हमारे देश का समाजवादी ढांचा कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को हमने अपनाया है, जिसे ब्रिटेन में फेमिनिज्म कहते हैं, फ्रांस में जिसे गिल्ड सोशलिज्म कहते हैं। हमारा जो समाजवादी ढांचा है वो है लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है, नेहरू ने समाजवादी नीति का अनुसरण किया है, नेहरू जी ने, और इसे इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया है। 1955 का जो कांग्रेस का अवार्डी अधिवेशन था उसमें नेहरू जी ने समाजवादी व्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और ये भी कहा था कि हमारा जो समाजवाद है वो राष्ट्रवाद का प्रतीक नहीं है। इंदिरा जी ने भी समाजवादी के लिए अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और 42वां संविधान संशोधन करके प्रस्तावना में यह शब्द जोड़ा कि हम समाजवादी हैं। लेकिन उनका जो अभिभाषण था उनमें इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारा जो समाजवाद है, इंदिरा जी ने कहा था, वो अलग ब्रांड है, उसकी अलग एक पहचान है। हम साम्यवाद का रास्ता नहीं अपना रहे हैं, हम केवल राष्ट्रवाद को समाजवाद का रास्ता नहीं दे रहे हैं, सिर्फ राष्ट्रवाद ही हमारा समाजवाद है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा अगर सोचते हैं तो गलत है। ये इस प्रकार से हमारा समाजवाद कैसा है? हमारा समाजवाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां निजी क्षेत्र को भी सार्वजनिक क्षेत्र के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। हमारे समाजवाद का उद्देश्य क्या है? गरीबी, बीमारी, अवसर की असमानता की समाप्ति करना। मैं आपको याद दिला दूं, समाजवादी टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत हैं। समाजवादी शब्द संविधान के मौलिक अनुच्छेद में नहीं था। समाजवादी शब्द प्रस्तावना में पहली बार कब जुड़ा? 1976 को। संविधान संशोधन 42वां। अपने डीपीएसपी में कब जुड़ा? 44वें संविधान। कौन से अनुच्छेद? 38(2) सब क्लोज। समाजवादी लक्ष्य की पूर्ति कहाँ कहाँ होती है? आर्टिकल 38, 39B और 39C। संविधान संशोधन 25वां वेरी इंपॉर्टेंट है 1971, जिसमें यह कहा गया कि बी और सी, अपने आर्टिकल 39 के बी और सी जो सब क्लोज हैं उनको अगर हम लागू करते हैं तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सीमित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर पहली बार डीपीएसपी की नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता कब स्वीकार की गई, यानी राष्ट्रीयकरण को कब अपनाया गया? 1971 को। सेकुलर शब्द का अर्थ यह है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से भी प्रश्न आया था। सेकुलर की जगह सेकुलरिज्म लिखा मिल जाएगा। पंथ निरपेक्षता नहीं है, निरपेक्ष है। ऑप्शन में डाल देगा सेकुलर, सेकुलरिज्म, सेकुलरिस्ट, इस प्रकार से केवल और केवल शब्द है सेकुलर। यह प्रश्न पूछा गया है नेट 2020 में।
सेकुलर है, न कि सेकुलरिज्म है, न कि सेकुलर लिस्ट है, सेकुलर शब्द है केवल। राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। धर्म व्यक्ति का विषय है। किसका विषय है? व्यक्ति का विषय है। धर्म के आधार पर राज्य 3 प्रकार के होते हैं। एक नास्तिक राज्य होता है जो धर्म का विरोध करता है, सभी धर्मों का विरोध करता है। एक सैद्धांतिक राज्य होते हैं, यानी उसका एक विशेष धर्म होता है, जैसे बांग्लादेश है, ब्रह्मा है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। श्रीलंका में जैसे बौद्ध धर्म प्रभावी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ इस्लाम को माना गया है, नेपाल, भूटान में हिंदू धर्म को माना गया था। भारत एक ऐसा देश है जो धर्म निरपेक्ष है, सेकुलर है, यानी ऐसा राज्य है जो धर्म के मामले में तटस्थ है, उसका अपना कोई विशेष धर्म है ही नहीं। और इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं अमेरिका और भारत। पहला धर्मनिरपेक्ष राज्य पूछे तो अमेरिका और दूसरा पूछे तो भारत। यहाँ हम हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर साहब हैं, उनकी परिभाषा भी बहुत बार पूछी गई है, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा। तो लिख सकते हैं कि राज्य किसी धर्म विशेष के प्रति समर्पित नहीं होगा, यानी सर्वधर्म सद्भाव, सर्वधर्म समभाव, यानी यहाँ सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और इस उद्देश्य की प्राप्ति हमारे कौन से आर्टिकल में होती है? आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। इसके बाद अगला जो हमारा लक्षण है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोस का मतलब है, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है डेमोस, डेमोस का मतलब जनता, और क्रेटोस का मतलब होता है शक्ति या शासन, यानी जो शासन करने की शक्ति है वो अंतिम रूप से किस में निहित है? जनता में। और हमारा आपको बता दूं डेमोक्रेसी के 2 रूप होते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। हमने अप्रत्यक्ष रूप को चुना है। विश्व में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। कई बार यहाँ से भी प्रश्न आता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो वो है स्विट्जरलैंड में। उसके 4 मुख्य लक्षण होते हैं, जनमत, उपक्रम, रिकॉल और प्लेबिसाइट। ये भारत में नहीं है। भारत के अंदर डेमोक्रेसी की कौन सा रूप स्वीकार किया गया है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, या रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं, इसको प्रतिनिधिमूलक भी कह सकते हैं। और अंतिम रूप से शक्ति है वो लोकतंत्र की किस में निहित है? जनता में। थैंक यू।